हेलो बच्चों, आज क्लास 10th ICSE का बोर्ड का दो क्वेश्चन है इसमें। इसको देखिए क्या है। ये मूल से और एम्पिरिकल फार्मूला से संबंधित दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, जैसे देख लीजिए। पहले ये लिखा हुआ, पहले दोनों को क्वेश्चन को दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन यहाँ है जिसका आंसर इससे सेकेंड पेज पे आ गया है, और यहाँ क्वेश्चन से फर्स्ट का कहते हैं कैलकुलेट द मास। नंबर 1 में दिया हुआ 10⁻22 एटम्स ऑफ सल्फर एंड 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ को हमको लिख बनाना है, ठीक है। अच्छा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, तो जब बनाना होगा पहला कि इतना एटम्स ऑफ सल्फर निकालना है, तो हम जानते हैं कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखा हुआ है। ये किसी भी एलिमेंट का इतना एटम्स में एक मोल होता है या उसका मोलिकुलर मास होता है। तो हमारा यहाँ मास से संबंधित बात गिवन है, इसीलिए हम मास का इस्तेमाल करेंगे। जैसे होता है इतना एटम्स 32, चूँकि हमको सल्फ़र के बोल रहा है तो सल्फ़र का 32 होता है। चूँकि अगर ग्राम में मेंशन करना है तो ग्राम डाला जाता है, ऐसे केवल 32 AMU लिखा जाता है। तो ये 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र हो गया। इसका मतलब 32 ग्राम सल्फ़र में इतना एटम्स है, और एटम्स पहले दिया हुआ इसलिए हम इसको पहले लिखे हैं। तो एक आइटम्स निकालना होगा तो 32/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो गया। एक एटम का वेट हो जाएगा सल्फ़र का इतना। हमको इतना एटम का वेट निकालना है तो इतना एटम्स गुना से चला जाएगा। इसको जब देखिए 22 हुए नीचे 23 हुए, कटेगा तो ऊपर वो माइनस में चला जाएगा। फिर 32 को 6.022 से अगर डिवाइड करेंगे तो करीब करीब आएगा 0.533 आएगा, और ये वो सब माइनस पावर यानी एक 10 से और डिवाइड हो जाएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा 0.533 ग्राम। यानी इतना आइटम्स जो होंगे वो सल्फ़र का 0.531 ग्राम के अंदर मौजूद रहेंगे, एटम की संख्या रहेगा। ये फर्स्ट था। दूसरा बोल रहा है कि अगर 0.1 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाए तो उसमें हम लोग का उसका क्या मास रहेगा। तो देखिए, जो यहाँ कुछ दिया हुआ था सल्फ़र का 32, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ था। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो उसका होता है जो मोलिकुलर मास होता है वो 44 ग्राम होता है। कैसे, देखिए CO जैसे निकालिएगा, CO2 होता है इस तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 निकालिएगा तो कार्बन का कितना दिया हुआ देखिए 12, और ऑक्सीजन का दिया हुआ 16, गुने 2 कर देंगे तो 32, 12 जोड़ेंगे तो 44 हो गया। देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है ना 44, देखिए 44 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो 44 जो हो गया हम लोगों का, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 1 मोल का हो गया, चूँकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो हो गया 44 ग्राम, तो हमको निकालना था 0.1 मोल्स का। तो 0.1 को 44 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो 4.4 जो हो गया वो हमारा मास हो गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मास हम लोग को इतना आपको निकल करके आ गया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है उसका क्वेश्चन तो आप लिखा हुआ देख ही रहे हैं। देखिए, find the empirical formula and molecular formula of an organic compound from the data given below। कार्बन का दिया हुआ है परसेंटेज में 75.92%, हाइड्रोजन का दिया हुआ 6.32%, नाइट्रोजन का दिया हुआ 17.76%। वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड का ये बनेगा उस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया हुआ 39.5। कुछ यहाँ दिया हुआ उसका मोलिकुलर मास दिया हुआ, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1, नाइट्रोजन का आपका जो दिया हुआ 14 दिया हुआ है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। अब देखिए, जब ये बनाया है तो यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला बनाता है तो उसके पहले एक टेबल बनाना पड़ता है। उस टेबल के अंदर सारा चीज़ को आपको मेंशन करना होगा। तो टेबल कुछ इस तरह से है, जैसे उसका पहले सिंबल कौन कौन सा एलिमेंट उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ हम सिंबल कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है लिख दिए। उसके बाद उसका जो परसेंटेज रहता है वो लिख देते हैं। कार्बन का जितना रहेगा कार्बन वाला टेबल में, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, एक क्वेश्चन में गिवन रहता है। उसके बाद एटॉमिक वेट लिख देते हैं। कार्बन का 12 गिवन है, देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 गिवन है, नाइट्रोजन का 14 गिवन है, ये सब लिख दिए।
अब यहाँ रिलेटिव रेशियो निकाला जाता है, यही काम का चीज़ रहता है रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो क्या होता है, जितना परसेंटेज गिवन रहता है वो और एटॉमिक वाट जितना रहता है, वेटेज जितना रहता है, उतना से डिवाइड करते हैं तो हमको रिलेटिव रेशियो निकलता है। यहाँ मास नहीं होगा, रिलेटिव रेशियो होता है, ठीक है। तो रिलेटिव रेशियो हम लोग को निकाल देते हैं, रिलेटिव रेशियो निकलता है। तो हम लोग को हाइड्रोजन का निकालेंगे तो इसका जो परसेंटेज दिया हुआ 6.32% और इसका मास दिया हुआ जाकर के 1 तो डिवाइड करें 6.32। नाइट्रोजन का उसी तरह से परसेंटेज बटे उसका एटॉमिक वेट निकाल दिए। जब ये निकल जाता है तो एक और टेबल होता है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि ये जो हम निकाल के लाए हैं रिलेटिव रेशियो, उस रेशियो को पहले लिखना है सभी के ऊपर। जैसे इसका आया 6.32 लिखाएगा, इसका 6.32 वो भी लिखाएगा सब लिखा हुआ है रिलेटिव रेशियो। अब उसके बाद जो इसका जो रिलेटिव रेशियो निकाला हुआ सब उसको ऊपर में लिख देना है और उसमें इसमें सबसे जो छोटा रिलेटिव रेशियो रहेगा उससे इसको डिवाइड कर देना सबको। तो देखिए इसमें सबसे छोटा 1.26 है, तो 1.26 से हम सबको डिवाइड किए और इसमें फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जब से इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो पॉइंट में अगर 4.6 आ गया है तो इसका मतलब ये 0.5 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एक नेक्स्ट डिजिट बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। और पॉइंट से 5 से कम रहेगा तो वो आगे वाला जो पॉइंट के पहले रहेगा वही डिजिट का काउंट होगा। इसमें फ्रैक्शन नहीं लिया जाता सिंपलेस्ट रेशियो में, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको डिवाइड किया गया तो करीब करीब 5 आया, सेम नंबर ये भी है तो इसको भी डिवाइड किया तो 5 आया। ये दोनों जो 1.26 में 1.26 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इस तरह से सिंपलेस्ट रेशियो जो बना हम लोग को यही हो गया। यानी इस फार्मूला के अंदर कार्बन का 5 एटम, हाइड्रोजन का 5 एटम और नाइट्रोजन का 1 एटम जो होगा ये छोटा फार्मूला होगा। ये इसका ओरिजिनल फार्मूला इससे नहीं निकला, ओरिजिनल फार्मूला का दूसरा फार्मूला आता है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग को C5H5H1 इसका जो रेशियो है उसमें हम बैठा दिए, सारा एलिमेंट के साथ में जो आया था बैठा दिए। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ। अब देखिए वेपर डेंसिटी दिया हुआ 39.5। तो हम लोग को मोलिकुलर मास का एक फार्मूला होता है 2 × VD यानी वेपर डेंसिटी, यानी 39.5 में अगर 2 से डिवाइड किया तो 79.0 यानी 79 आ गया मोलिकुलर मास इस कंपाउंड का, जो अभी अननोन है। ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, बात को ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला नहीं वो। अब एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास हो गया इसको जो निकल के आएगा इसको जोड़ दीजिए। जैसे कार्बन 5 हुआ है तो कार्बन का होता है 12 × 5, 1 × 5 और 14 × 1। इसको निकाला जाएगा पूरी तरह से, तो इतना दिए निकाल दिए तो आया 79 इसका भी आया एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इसमें एन शामिल होता है, यही एन जो होता है ये ओरिजिनल फार्मूला को डिसाइड करेगा एम्पिरिकल फार्मूला में। यानी जो ये एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है इसको ब्रैकेट में बंद करके एन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा एटम चेंज हो जाएगा। वही चेंज एटम जो होगा वो उस कंपाउंड का ओरिजिनल फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो ये एन का फार्मूला निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास बटे एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास बटे एम्पिरिकल मास जो हम निकालते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर मास से 79 आया था और एम्पिरिकल मास भी 79 आया था, दोनों को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एन जो हो गया 1 आ गया, यानी एन का वैल्यू 1 हो गया। तो फार्मूला लगा दीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन और एम्पिरिकल फार्मूला ये लिख भी किए थे 1 था ही, इसका मतलब यही रह गया C5H5N। इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का दोनों सेम ही रह गया। ये बोर्ड का क्वेश्चन था, ICSE का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल है। और धीरे धीरे जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी डालेंगे, वीडियो डालेंगे PDF वीडियो के रूप में। और मैथ तो चल ही रहा है, बहुत सारा वीडियो उसमें अपलोड कर चुके हैं। थैंक्स।